नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। गंगा एक्सप्रेस वे के RFQ और RFP को मंजूरी मिली। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी मिली है। वहीं PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। तो अहम योगी कैबिनेट की बैठक चल रही थी और मुख्यमंत्री आवास पर 12 बजे ये बैठक चल रही थी और जिसमें से बहुत सारे प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप सिंह जुड़ गए हैं। अनूप, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, बहुत सारी सौगातें और बहुत सारे प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश योगी कैबिनेट बैठक सरकारी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर 12 बजे शुरू हुई थी। तमाम कैबिनेट के मंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे। खासकर जो चर्चाएं चल रही थी कि आज गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर कई मंजूरी उस पर प्रस्ताव पास हो सकता है, तो वो गंगा एक्सप्रेस वे RFQ और RFP को मंजूरी मिल चुकी है। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज, यानी जिस तरीके से पहले से हम लोगों ने दस से चर्चा की थी कि कोरोना की तीसरी लहर से देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग मजबूत हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो उस मद्देनजर रखते हुए 16 जिलों मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली है। और ये जो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे PPP के मॉडल पर खोले जाएंगे। तमाम जो प्रस्ताव पास हुए हैं, अभी थोड़ी देर बाद सरकार के प्रवक्ता लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसके बाद पूरी जानकारी मिलेगी कि कितने प्रस्ताव रखे गए थे और कितने पास हुए हैं। जी बिल्कुल अनूप, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। इटावा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लैंड सफारी का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। इस दौरान मुख्य द्वार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस के आला अधिकारी भी उनके साथ दिखाई दिए। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का आज सुबह निधन हो गया। राजनीति में होने के अलावा चंदन मिश्रा पायनियर के संपादक भी रहे। चंदन मित्रा बीजेपी के कोर्ट से राज्यसभा पहुंचे थे। साल 2018 में चंदन मित्रा ने बीजेपी छोड़ TMC ज्वाइन की थी। वहीं चंदन मित्रा के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद श्री चंदन मित्रा जी का निधन अत्यंत दुखद रहा। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परियोजनाओं के साथ है। आपको परिजन को दुख सहने की क्षमता मिले। वहीं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए राजधानी लखनऊ के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए जमीनी प्रवास करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र की अनियोजित बसी हुई कॉलोनियों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में प्राधिकरण की और कनेक्शन पर रोक के आदेश के चलते उपभोक्ताओं को हो रही समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि 3 से 4 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 60 से 70 रुपए बढ़ जाते हैं, लेकिन किसान के गन्ने का रेट 3 साल में नहीं बढ़ाया गया। सीएम योगी ने बापू भवन में निजी सचिव की आत्महत्या की कोशिश के मामले पर सख्त कार्रवाई की है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि असलाहा यानी कि बंदूक लेकर सचिवालय में किसी को भी प्रवेश न दिया जाए। साथ ही पान मसाला, गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी सीएम के द्वारा दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि सचिवालय सहित सभी संवेदनशील शासकीय कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव, गृह ADG, कानून व्यवस्था और सचिवालय प्रशासन के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के 27 जिले कोरोना मुक्त पाए गए। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.7% हो गया। राहत की बात यह रही कि किसी भी जिले में कोरोना के नए आंकड़े दोहरे अंक में नहीं पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए रोगियों में लखनऊ और प्रयागराज में 4-4, गौतम बुद्ध नगर में 3, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, फतेहपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर में 1-1 रोगी कोरोना का पाया गया।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 22,825 तक पहुंच गया। वहीं 19 नए मामले आने से कुल रोगियों की संख्या 17,09,351 पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 20 रोगी ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार कुल ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 16,86,276 पहुंच गई। प्रदेश में अब तक कुल 7,25,27,053 नमूनों की जांच की गई। वहीं प्रदेश में 250 एक्टिव मरीज मिले। साथ ही प्रदेश में 27 जिलों में कोई भी एक्टिव मरीज नहीं मिला। भाजपा और निषाद पार्टी के बीच चल रही तमाम अटकलों के बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। निषाद ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे आज भी भाजपा के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही संजय निषाद ने कहा कि भाजपा को सभी सीटों पर हमारा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे 3 दिवसीय अधिवेशन हुआ, जिसमें से 10 राज्यों के लोगों से प्रदेश के सभी 75 जिलों के लोग शामिल हुए। समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल उत्तम कल 1 दिवसीय श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बसपा के बागी विधायक असलमान रायनी के श्रावस्ती की प्लेटिनम होटल में औपचारिक मुलाकात की, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बसपा के सभी बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि असलम रायनी का साफ तौर पर कहना है कि 2022 में श्रावस्ती के दोनों विधानसभा सीट जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। कोर्ट ने गाय काटने की एक आरोपी व्यक्ति जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा के हिंदुओं का मौलिक अधिकार है और ये जरूर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि गाय का सम्मान करे और उनकी रक्षा भी करे। काऊ स्टालर एक्ट के तहत जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये भी सुझाव दिया कि कोर्ट ने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का भी कल्याण होगा। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप इतना है कि अस्पतालों में लगातार बच्चों की भर्ती हो रही है। अब मौत का आंकड़ा 58 तक पहुंच गया। जबकि अस्पताल में भर्ती मरीजों की बात करें तो इस समय मेडिकल कॉलेज की समस्त वार्ड में 238 मरीज डेंगू के एडमिट हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिरोजाबाद के नए सीएमओ तैनात किए गए। शहर के मेडिकल कॉलेज को बच्चों के इलाज के लिए सुरक्षित किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक यहां अभी 238 बच्चे भर्ती हैं। सभी बच्चों को बुखार, पेट में दर्द और वायरल जैसी शिकायतें हैं। वहीं डेंगू वायरस फीवर से हुई मौतों के साथ सीएमओ पर एक्शन लिया गया। सीएम योगी ने सीएमओ को भी हटाने का निर्देश जारी कर दिया था, जिसके बाद फिरोजाबाद की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को हटाया गया, जिसके बाद दिनेश कुमार प्रेमी को उनकी जगह दी गई। फिरोजाबाद में हो रही डेंगू और वायरल बुखार से बच्चों की मौतों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने पहले कोरोना के आंकड़े छुपाए, फिर कोरोना के मरने वालों के आंकड़े छुपाए, अब अनजान बुखार से हो रही मौतों पर भी आंकड़े छुपाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी के फिरोजाबाद, कासगंज, आगरा समेत 5 जिलों में डेंगू और अनजान बुखार से मरने वालों से हालात भयावह हो चुके हैं। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। योगी ने निरीक्षण किया, उसके बाद भी लगातार जिलों में मौतें हो रही हैं। अजय लल्लू ने कहा कि अनुभवहीन योगी सरकार के सीएमओ को हटा दिया। सीएमओ हटाने से क्या होगा, जब उत्तर प्रदेश के 5 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। फिरोजाबाद जिले में आ रही मरीजों की संख्या 200 के पार है, लेकिन फिरोजाबाद जिले में सरकारी हॉस्पिटल में केवल 100 बेड ही उपलब्ध हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से हो रही मौतों पर दुख जताया। मायावती ने कहा कि कोरोना प्रकोप में सदमे और हताशा में अभी प्रदेश उबरा भी नहीं है कि बाढ़ की समस्या के साथ डेंगू बुखार के कारण भारी संख्या में बच्चों की मौतें हो रही है, जो कि अति दुखद और चिंतनीय है।
कोरोना का कहर कम नहीं हुआ कि एक बार फिर जापानी इंसेफ्लाइटिस ने गोरखपुर मंडल में फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया। इस महामारी पर योगी सरकार के काबू पाने के दावे के आंकड़े की बिल्कुल अलग सच्चाई सामने आ रही। मंडल के चारों जिलों कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज में इंसेफ्लाइटिस मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साल 2020 में 1 जनवरी से 28 अगस्त के बीच यहां 282 ग्रसित पाए गए थे, जबकि 25 मासूमों ने दम तोड़ा था। वहीं साल 2021 की 8 महीने के दरमियान 457 बच्चे पीड़ित हो गए, जबकि 18 मासूमों की जान भी जा चुकी है। साल 2021 में सरकारी आंकड़ों में जनवरी से लेकर अब तक 457 बच्चे इस महामारी से पीड़ित हो चुके हैं। इनमें से 18 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 28 बच्चों का इलाज चल रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को एमएलसी राजपाल कश्यप और सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनकी मां के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना जताई। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राजनीतिक ताकत निजी कंपनियों को देना चाहती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं बेची जा रही, लेकिन इतिहास को जब इस तरह व्यापार करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, बाद में वह सरकार बन गई। अब भाजपा के लोग सरकार को कंपनी बना रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और वो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम भी कर रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान लगाया। आज पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश होने और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। पश्चिमी यूपी के छिटपुट तौर पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में 3 और 4 सितंबर को भी ऐसा मौसम रहने के आसार हैं। वहीं कहीं कहीं बारिश तो हो सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कुल हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश हुई। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश वृंदावन में रिकॉर्ड की गई। भारत रत्न मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की नातिन का साल 2019 में गैंगरेप किया गया था, लेकिन अब तक सूबे का प्रशासन न्याय नहीं दिलवा जा सका। वह सनसनीखेज घटना सूबे जौनपुर जनपद की सदर कोतवाली के मुफ्ती मोहल्ले की है। पीड़िता ने सीएम जनता दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार जान से मारने और एसिड अटैक की धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने प्रशासन से एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। बदायूं में कार और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद टेम्पो खाई में पलट गई। इस पूरे हादसे के दौरान 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 6 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश में कई दिनों से बारिश और बाढ़ के कारण ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महोबा में बीते 24 घंटे के अंदर अलग अलग तरीकों से आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 9 विवाहिता सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा कोतवाली में तैनात दरोगा अनुज यादव से एक महिला को जान का खतरा बना हुआ है। महिला इतनी दहशत में है कि उसने अपना खुद का वीडियो बनाकर ऐसी दरोगा को हटाने की मांग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला ने दरोगा पर रुपए लेकर फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और सीओ को जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में होने वाले दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। इसके लिए यूपी पर्यटन विभाग के नए आइडिया के लिए प्रस्ताव मांगे। 8 सितंबर तक प्रस्ताव दिए जाएंगे और इनका प्रस्तुतिकरण 10 सितंबर को होगा। सबसे अच्छे और यूनिक आइडिया को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में हर साल नए आकर्षक जोड़े मिलते हैं और लेकिन इस साल राज्य सरकार इसे यादगार बनाना चाहती है। इनमें से कई तरह के आकर्षक पहले ही जोड़े जा चुके हैं। वहीं इस साल दीपोत्सव में राज्य सरकार 7,50,000 दिए जलाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में भूमि विवाद के कारण दिन दहाड़े लाइसेंसी बंदूक से एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में लग गई और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में दो ट्रकों की सामने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें से टक्कर में दोनों चालकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर के सिमरपुर थाना क्षेत्र में नाले के पास कई टुकड़ों में 11 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बरेली में कोतवाली के सामने दुकान लगाने पर दो दुकानदार भिड़ गए और जमकर गाली गलौज हुआ। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुकानदारों को हिरासत में लिया, जिसके बाद दुकानदार की पत्नी और बेटी ने कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। खबर बिजनौर से है। बिजनौर में काली कमाई और गलत संगत में पकड़कर गलत काम करने से रोकने पर बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एटा में तेज रफ्तार कार और टेम्पो में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र में अवैध शराब बेचने की शिकायत करने पर विधवा महिला के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में मकान की बिल्डिंग पर चढ़कर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ और होशियारी से महिला को नीचे उतारा। अमरोहा के गजरौला थाने में तैनात नशेड़ी होमगार्ड ने नशे में धुत होकर वर्दी में जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वहीं गजरौला इंस्पेक्टर ने होमगार्ड को नशा मुक्ति केंद्र में भिजवा दिया है। अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र में लाइसेंसी बंदूक और जेवरात सहित लाखों की चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के गुड़म्बा थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश में जुट गई। जालौन में लगातार चोरी लूट जैसी वारदातों से जनता परेशान है। जिलाधिकारी कार्यालय और आवास के बीच कोचिंग क्लास जा रहे छात्र का मोबाइल फोन छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित छात्र की कोतवाली उरई प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। आईआईटी कानपुर की ओर से घरों को साफ सुथरा और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए एक नया आविष्कार किया, जिसमें आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में एक स्पेशल मेट तैयार किया गया, जो घरों में आने वाली धूल के छोटे छोटे कणों को आसानी से खींच लेगा और घरों को चारों तरफ साफ कर देगा। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में जीजा और साली ने प्रेम प्रसंग की पकड़कर आत्महत्या कर दी है। जहर खाने के बाद दोनों रोड पर पड़े मिले, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बरेली के फतेहगंज क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत गिरने से इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पंचायत के कर्मचारियों की हो गई। बरेली के फतेहगंज क्षेत्र में 2 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पंचायत के कर्मचारियों से मिलकर रेस्क्यू के बाद मलबे से दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। आगरा का मामला है, जहां थाना क्षेत्र के गौशाला में गौवंशों का जीवन सुरक्षित नहीं है। गौशालाओं में कई दिनों से मृत पड़ी गाय का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा की टीम गौशाला पहुंची और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सरकार को सलाह दी। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। चित्रकूट के थाना मऊ क्षेत्र में रिटायर्ड टीचर के घर चोरों ने लाखों की चोरी की और घर से लाखों का सामान और नकदी पार कर फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में महीनों से लगातार चोरी की घटना होती रहती है, लेकिन आज तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वाराणसी में डेंगू ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया। वहीं कबीर चौरा और कई प्राइवेट अस्पताल में डेंगू के लगभग 80 पेशेंट इन दिनों भर्ती हैं। डेंगू पेशेंट के बढ़ने से नारियल पानी और कीवी फल काफी महंगा हो गया है। डॉक्टर्स की नारियल पानी और कीवी का सेवन करने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। मथुरा के फरा इलाके में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा। पिछले 2 दिनों में 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 11 पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में महिला पार्षद की दादागिरी सामने आई, जहां चोरी कर रहे चोरों को महिला पार्षद ने जमकर पीटा। वह युवक पार्षद से राहत की भीख मांगते रहे, लेकिन महिला पार्षद को युवक पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। वहीं नगर निगम की लापरवाही से नालों की गंदगी सड़कों पर आ रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक एक महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगामी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में लगी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अभियान को अंजाम देने के लिए भाजपा के जिलों में कोर ग्रुप बनाया गया, जबकि 13 जिलों के प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया। कोर ग्रुप में संबंधित जिले से संबंधित सांसदों और विधायकों को भी रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रभारियों की सूची जारी की है और इस बात की जानकारी दी है। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पड़ताल में एक और राज खुला। विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले 2 सरकारी शिक्षकों ने फर्जीवाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधम सिंह नगर जिले के 13 थानों में यूपी और अन्य राज्यों के 7 शैक्षणिक संस्थानों पर 70 दलालों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले में मुकदमे दर्ज किए गए। शैक्षिक संस्थानों ने एससी, एसटी और ओबीसी में 3000 विद्यार्थियों के नाम पर 14 करोड़ रुपए हड़प लिए। एसआईटी की ओर से विद्यार्थियों के दस्तावेज भौतिक सत्यापन में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। देहरादून में बुधवार को कॉलेज के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में गुच्चू पानी गए 3 छात्र टॉन्स नदी में फंस गए। यह सूचना जब एनडीआरएफ को मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने अंधेरे के बीच ही तीनों युवकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। कैंट इंस्पेक्टर ने बताया कि छात्र जाखन दिन में गुच्चू पानी गए थे। इस दौरान वे तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वे वापस लौटकर नहीं आ पाए। हालांकि सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 14 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 365 पहुंच गई है। 7 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं देहरादून में 7, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में 5-5, पौड़ी और उत्तरकाशी में 3-3, रुद्रप्रयाग में 2 संक्रमित मरीज सामने आए। संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। अगस्त में सर्वाधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगने रही है और इसका रिकॉर्ड भी बन रहा है, जिसमें 26 लाख से ज्यादा लोगों ने कोविड टीके की पहली और दूसरी डोज लगवाई। अब तक कुल टीकाकरण में 7% को कोवैक्सीन की डोज लगा दी गई है, जबकि 93% को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। उत्तराखंड किसान मोर्चा की ओर से बेलड़ा में किसान महापंचायत की जा रही। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत से पहले यह कार्यक्रम हो रहा। रुड़की के बेलड़ा में हो रही महापंचायत में उत्तराखंड में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा होगी। कृषि कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान महापंचायत कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के मधेश्वर घाटी में लिंक मोटर मार्ग विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से मार्ग पर गड्ढे बन गए। वहीं जगह जगह मलबा और गड्ढे बनने से आवाजाही में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भारत मजदूर संगठन के श्रमिक बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों भी श्रमिकों को अपना समर्थन दे रहे, लेकिन सरकार ने अभी तक धरने पर बैठे श्रमिकों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में श्रमिकों ने सरकार को नींद से जगाने की हवन कराया और भगवान से सरकार को शुद्ध बुद्धि के लिए प्रार्थना की।
हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार ने 3 अलग अलग बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद राहगीरों की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। केदारनाथ यात्रा और केदार घाटी की लाइफलाइन रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और तुंगनाथ घाटी को चमोली जनपद से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन और भूवंशव जोन से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। वहीं TSDC की ओर से वैज्ञानिक विधि के तैयार कर स्थानीय ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। बता दें कि 60 के दशक में निर्मित रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 30 वर्षों से बांसबाड़ा भूस्खलन जोन सबसे ज्यादा संवेदनशील है और जून 2013 की आपदा के बाद से हाईवे पर खाट गांव के समीप भूंसाव जोन नासूर बन चुका है। तो ताबड़तोड़ खबरों बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।